ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस वॉरलॉर्ड रीइंकार्नेटेड इन एल्ड्रिच विद द डेविल सिस्टम। अध्याय 111। जीत वेल की होगी, मार्शल ने जोर से कहा। उसकी आवाज़ प्रशिक्षण मैदान में गूंज रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो स्पष्ट रूप से उस लड़ाई से प्रभावित थी जिसे उसने अभी देखा था। वेल वेल, भीड़ ने जयकारे लगाए। वेल का नाम बार बार पुकारा जैसे कि वे कट्टरपंथी हों। इस तरह उत्तरी लोग ताकतवरों के प्रति अपना सम्मान दिखाते थे। भीड़ के बीच खड़ी एलियाना को खुशी का एहसास हुआ। ओलिवर उसके लिए बस एक अजनबी था, लेकिन वेल उसका आदमी था। उसे विजयी होते देखना उसके लिए खुशी का स्रोत था। दूसरी ओर अल्फ्रेड हैरान था, लेकिन साथ ही काफ़ी प्रसन्न भी था। थंडर के भगवान का सबसे छोटा बेटा, जिसे 20 वर्ष से कम उम्र का सबसे अच्छा तलवारबाज माना जाता था, वेल से हार गया था। वह जितना मैंने उसे श्रेय दिया है उससे कहीं अधिक कुशल है, अल्फ्रेड ने खुद से सोचा। वेल की प्रतिभा के लिए प्रशंसा ने उसके शुरुआती सदमे की जगह ले ली। वेल से दोस्ती करने का उसका फैसला एक शानदार कदम की तरह लग रहा था। हालांकि जैसे जैसे उसने मूल्यांकन किया, स्थिति को और आगे बढ़ाते हुए उसे पछतावा हुआ। उसने वेल के प्रति शायद वह ईमानदारी और प्रतिबद्धता नहीं दिखाई थी जो उस युवक के कौशल के लिए ज़रूरी थी। उन्होंने जो दोस्ती विकसित की थी उसे और मजबूत करने की ज़रूरत थी। अल्फ्रेड की तरफ से और ज़्यादा भरोसा और सम्मान की ज़रूरत थी। अल्फ्रेड जानता था कि इस दुनिया में जीवित रहना किसी की ताकत पर निर्भर करता है। हालांकि उसका मानना था कि इस राज्य में सही मायने में फलने फूलने, शक्ति और प्रभाव में बढ़ने के लिए किसी को मजबूत और संभावित रूप से महान लोगों के साथ गठबंधन बनाने की ज़रूरत होती है। और वेल में अल्फ्रेड ने दोनों को देखा, मौजूदा ताकत और महानता की संभावना। वेल ने आज जो ताकत और क्षमता दिखाई, उसने अल्फ्रेड को आश्वस्त किया कि वह अपना समय और वफादारी निवेश करने के लायक है। इस प्रकार अल्फ्रेड ने वहीं और उनके रिश्ते में और निवेश करने का फैसला किया। वेल ने अपनी तलवार ओलिवर की गर्दन से हटाई और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसे जादूगरी में उचित मार्गदर्शन की सख्त ज़रूरत थी। वह परंपरागत तरीकों से जादूगर बन गया था और एक रहस्यमय दिल हासिल करने में कामयाब रहा था, लेकिन जादूगरी के बारे में उसकी समझ अभी भी कम थी। वह अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसे कैसे हेरफेर किया जाए या किसी सार्थक तरीके से इसका उपयोग कैसे किया जाए। ओलिवर में उसने एक अवसर देखा। यदि वह ओलिवर का सम्मान और मित्रता प्राप्त कर सकता है तो वह संभवतः उससे जादूगरी आत्मा की शक्ति को हेरफेर करने की कला सीख सकता है। यह एक लंबी कोशिश थी, लेकिन वेल इसे लेने के लिए तैयार था। उसकी विचार प्रक्रिया सरल थी। ओलिवर का सम्मान करें, उससे दोस्ती करें और ऐसा करके एक ऐसा आधार तैयार करें जहां वह बिना किसी सीधेपन या मान के उससे मार्गदर्शन मांग सके। इसलिए जयकार करने वाली भीड़ और गिरी हुई तलवारों के बीच अखाड़े में खड़े होकर वेल ने ओलिवर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। ये सम्मान, मित्रता और मदद के लिए एक छिपी हुई दलील सब एक साथ था, और उसे उम्मीद थी कि ओलिवर इसे स्वीकार करेगा। आश्चर्यचकित लेकिन आभारी कि उनकी लड़ाई का विजेता उसे नीचा दिखाने के बजाय अपना सम्मान दिखा रहा था, जैसा कि वह करता था। ओलिवर ने वेल के हाथ को पकड़ लिया। एक दृढ़ खींच के साथ वेल ने उसे अपने पैरों पर वापस लाने में मदद की। अच्छा लड़ा, वेल ने प्रशंसा की। उसके चेहरे पर एक छोटी, सम्मानजनक मुस्कान थी। ओलिवर ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए हंसते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो। यहाँ मुझे लगा कि मैं किसी तरह का तलवारबाज हूँ, लेकिन तुमने मुझे आसानी से हरा दिया। वेल ने बातचीत को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ने के लिए अवसर का फ़ायदा उठाया। तुमने जादू का इस्तेमाल करना कहाँ से सीखा? ओलिवर के चेहरे पर एक उलझन भरी नजर आई। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं खुद एक जादूगर हूँ, लेकिन मुझे कभी उचित मार्गदर्शन नहीं मिला। मैं अपनी आत्मा की शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वेल ने कबूल किया। उम्मीद है कि इससे वह संबंध बन जाएगा जिसकी उसे ज़रूरत थी। जादूगरों का समुदाय काफ़ी छोटा और विशिष्ट था। एक जादूगर के दूसरे जादूगर से मिलने की संभावना बहुत कम थी, जैसे भीड़ में किसी लंबे समय से खोए हुए प्रेमी को ढूंढना। वेल को इस बात का एहसास था। वह ये भी जानता था कि जादूगरों के बीच एक अलिखित नियम है कि वे एक दूसरे का ख्याल रखें। इस नियम का वेल अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और ओलिवर से जादू सिखाना चाहता था। ओलिवर ने उसे संदेह से देखा। जादूगर दुर्लभ थे, और क्या संभावना थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी भी ऐसा ही हो। उसने आगे बढ़कर वेल का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसके शरीर में आत्मा की शक्ति का संचार हुआ और उसकी आंतरिक संरचना का पता चला। उसका संदेह तब सदमे में बदल गया जब उसने वेल के शरीर में एक रहस्यमय हृदय की स्पष्ट उपस्थिति देखी, जो एक जादूगर का निर्विवाद चिन्ह है। तुम सच में एक जादूगर हो? ओलिवर ने अविश्वास से वेल को देखते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था, वेल ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में जीत का एक निशान था। अचानक मार्शल ने उनसे कहा, ठीक है तुम दोनों, तुम्हारा मैच खत्म हो गया है। मंच छोड़ो और अन्य प्रतिभागियों को अपनी बारी आने दो।
दोनों जादूगरों ने सिर हिलाया और अखाड़े से चले गए। आपकी जीत पर बधाई, वेल। एलियाना उनके पास गया और कहा। धन्यवाद एलियाना, वेल ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। अचानक ओलिवर ने वेल की पसलियों में चुभन महसूस की और चिढ़ाने वाले लहजे में पूछा, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? एलियाना शर्मा गई, उसके कान गहरे लाल हो गए। वह शर्मीली थी, फिर भी उसकी आंखों में वेल की पार्टनर के रूप में पहचाने जाने पर उसे महसूस होने वाली खुशी झलक रही थी। हाँ, वह है, वेल ने बिना किसी हिचकिचाहट या शर्म के सिर हिलाया। उसका सीना गर्व से फूल गया। इस दुनिया में शारीरिक अंतरंगता आम बात थी। अधिकांश व्यक्ति कम उम्र में इसका अनुभव करते थे। इसे लगभग एक संस्कार माना जाता था। इस नियम का एकमात्र अपवाद नन थीं जो प्रकाश के देवता की पूजा करती थीं। वे शादी होने तक ऐसी गतिविधियों से दूर रहती थीं। इसके अलावा नन की पवित्रता को झूठा नहीं बनाया जा सकता। इस दुनिया में कुछ शापित कलाकृतियां मौजूद थीं जिनका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जा सकता था कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अंतरंग था या नहीं, और पवित्र चर्च ऑफ लाइट की हर शाखा में एक थी। अगर किसी महिला को ऐसा अनुभव हुआ तो उसे नन बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह नन की पवित्रता पर सवाल नहीं उठाया जाता था और उनकी पवित्रता को उच्च सम्मान के साथ माना जाता था। इस कारण से किसी पुरुष के लिए नन का प्यार जीतना राज्य में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। इस उपलब्धि की बहुत मांग थी, लेकिन बहुत कम लोग इसे पाने के लिए भाग्यशाली थे। इसलिए ओलिवर को वेल से ईर्ष्या महसूस हुई। आखिरकार वेल ने एक नन का प्यार पाने में कामयाबी हासिल की थी, एक उपलब्धि जिसे उनके समाज में सफलता का शिखर माना जाता है। ये भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि चूंकि एलियाना एक नन थी जो प्रकाश के देवता की पूजा करती थी, वेल खुद को भाग्यशाली मानता था क्योंकि उसे अपना काम जारी रखने के लिए किसी ऐसी महिला के साथ यौन संबंध नहीं बनाना पड़ता था जिससे वह प्यार नहीं करता था। जब तक वे विवाहित नहीं हो जाते, एलियाना इसकी मांग नहीं करेगी, और उसने ये सुनिश्चित करने का फैसला किया कि ऐसा होने से पहले उसे वह मिल जाए जो वह उससे चाहता है। तुम सच में भाग्यशाली हो, है ना? हमारी बहन जैसी पवित्र महिला को अपना प्रेमी बनाने के लिए यहाँ लाना। ओलिवर ने धीमी सीटी बजाई। उसके शब्द सुनकर एलियाना का चेहरा उबले हुए केकड़े की तरह लाल हो गया। उसे इतना मत चिढ़ाओ, वेल ने ओलिवर से कहा। ठीक है, मैं नहीं करूँगा, उसने फिर वेल से पूछा। चलो अपनी बातचीत जारी रखें, क्या हम? वेल ने सिर हिलाया, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह जादूगरी के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। ओलिवर एलियाना की ओर मुड़ा और विनम्रता से पूछा, हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या तुम हमें माफ कर दोगी? क्या ये वास्तव में आवश्यक है? वेल ने पूछा। ओलिवर ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें गैर जादूगरों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। ये सबसे अच्छा है। कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अच्छा समय बिताओ सज्जनों। एलियाना ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए सिर हिलाया, फिर उन्हें एकांत देने के लिए चली गई। अपर हेवन में एक अकादमी है जो जादूगरी सिखाने में माहिर है। इसमें शामिल होने के लिए आपको हर साल के अंत में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी। लेकिन अगर आप अभी भी अपने जन्मजात कौशल की खोज कर रहे हैं या आपने कोई खास जादू की तकनीक नहीं सीखी है, तो बेहतर होगा कि आप प्रवेश परीक्षा न दें। आप सबसे अधिक संभावना असफल होंगे, ओलिवर ने खुलासा किया। लेकिन जादूगरी वास्तव में क्या है? और आप किस जन्मजात कौशल की बात कर रहे हैं? वेल ने पूछा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। चूंकि वेल के पास कभी कोई गुरु नहीं था जो उसे जादूगरी की जटिलताओं से गुजरने में मार्गदर्शन कर सके, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे जादूगर होने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ओलिवर को एहसास हुआ कि वह एक बिल्कुल शौकिया व्यक्ति से बात कर रहा था। हालांकि उसने धैर्य रखने का फैसला किया और जितना हो सके उतना सरल तरीके से इसे समझाने का बीड़ा उठाया, क्योंकि जादूगर यही करते हैं जब वे अपने जैसे लोगों से मिलते हैं, जितना हो सके उनकी मदद करते हैं। यह एक परंपरा थी जो उसके गुरु ने उसे दी थी। वेल के लिए इस जटिल विषय को और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए वह एक स्पष्टीकरण के साथ आया, जिससे उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। जादूगरनी, उसने शुरू किया, तकनीकों को डालने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने का कार्य है। इन तकनीकों को सक्रिय करने के लिए गहन एकाग्रता और काफ़ी मात्रा में आत्मा शक्ति की आवश्यकता होती है। किसी की जादूगरी की शक्ति उसकी एकाग्रता की डिग्री और किसी निश्चित समय में जुटाई जा सकने वाली आत्मा शक्ति की मात्रा से निर्धारित होती है। ये बॉडी बिल्डिंग की तरह है, जितना अधिक आप प्रशिक्षण लेंगे, आपका शरीर उतना ही मजबूत होगा। हालांकि इस मामले में जिसे मजबूत करने की आवश्यकता है वह आपका शरीर नहीं बल्कि आपकी मानसिक दृढ़ता और आत्मा की शक्ति को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता है। अपने बारे में इन पहलुओं को बेहतर बनाकर आप अपनी जादूगरी के उद्देश्य और शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। जहां तक जन्मजात कौशल की बात है, ओलिवर ने आगे कहा, उन्हें ऐसे औजारों के रूप में सोचें जो जादूगरों के पास जन्मजात होते हैं। उदाहरण के लिए, एक बढ़ई के पास हथौड़े और छेनी होती हैं, एक कलाकार के पास ब्रश और पेंट होते हैं, और हम जादूगरों के पास अपने जन्मजात कौशल होते हैं।
वे जादूगरी का अभ्यास करने में हमारे प्राथमिक उपकरण हैं। ये सिर्फ इतना है कि ये उपकरण सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं और हमें इसे स्वयं खोजने की आवश्यकता है, जो एक जादूगर होने का सबसे कठिन हिस्सा है। उदाहरण के लिए, मेरा जन्मजात कौशल गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण है। मैं अपनी इच्छानुसार किसी पर भी गुरुत्वाकर्षण को बढ़ा या घटा सकता हूँ। आपने इसे हमारे द्वंद्व में स्वयं अनुभव किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्मजात कौशल एक जादूगर के रहस्यमय हृदय में अंकित अद्वितीय फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं। वे अत्यधिक व्यक्तिगत होते हैं और एक जादूगर के कौशल सेट का सबसे अनूठा पहलू बनाते हैं। ये कौशल प्रत्येक जादूगर के लिए अद्वितीय हैं और वे हमारी क्षमताओं को परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बेकर जहाज को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा, है ना? इसी तरह एक जन्मजात अग्नि कौशल वाला जादूगर पानी को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेगा। आप उन्हें एक कलाकार की अनूठी शैली या हस्ताक्षर के रूप में स्वामित्व के रूप में मान सकते हैं। जिस तरह एक कलाकार दूसरे की शैली की सही तरह से नकल नहीं कर सकता, उसी तरह इन जन्मजात तकनीकों की नकल दूसरे जादूगर नहीं कर सकते। आमतौर पर अधिकांश जादूगर एक जन्मजात कौशल के साथ पैदा होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों के पास दो हो सकते हैं, लेकिन दो जन्मजात कौशल वाले जादूगर अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। इतने दुर्लभ कि मैं अभी तक अपने जीवन में एक भी नहीं देख पाया हूँ। इस नई जानकारी से वेल का दिमाग चकरा गया। उसके विचार तुरंत उसके स्वर्गीय नेत्र गुण और आत्मा संग्रह कौशल पर चले गए। वे निश्चित रूप से उसके जन्मजात कौशल थे, क्योंकि उन्हें परिभाषित करने का कोई और तरीका नहीं था। इससे वह क्या बन गया? इसने उसे एक जादूगर बना दिया जो दो जन्मजात कौशल के साथ पैदा हुआ था। ऐसा लगता है कि मैं एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जिसमें जादूगर के रूप में अपार संभावनाएं हैं, वेल ने सोचा। मैं समझता हूँ, वेल ने ओलिवर के शब्दों को समझने के बाद कहा। ओलिवर ने सिर हिलाया। मैं जो कह रहा था उस पर वापस आते हुए, अकादमी में शामिल होना ही जादूगरी के बारे में सही मायने में सीखने और जादूगर समुदाय का हिस्सा बनने का एकमात्र तरीका है। हालांकि अकादमी की प्रवेश परीक्षाएं देने के लिए आपको पहले अपर हेवन में प्रवेश करने का विशेषाधिकार अर्जित करना होगा। ये बहुत काम है, लेकिन मैं आपको एक सौदा दे सकता हूँ। मैं आपको जादूगरी सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक कीमत चुकानी होगी। वैकल्पिक रूप से, लोअर सिटी के खजाने के मंडप में, जहां आप वस्तुओं और ज्ञान के लिए योगदान बिंदुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, जादूगरी की मूल बातों के बारे में कई किताबें हैं। लेकिन सबसे सस्ती किताब की भी कीमत 1000 अंक है। तो यह क्या होने वाला है? वेल एक पल के लिए चुप हो गया, अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था। उसके पास किताबें खरीदने के लिए अंक नहीं थे और अपर हेवन में प्रवेश करना वास्तव में बहुत काम होगा। लेकिन ओलिवर जो सौदा प्रस्तावित कर रहा था, वह एक ऐसा मौका था जिसे वह चूक नहीं सकता था। और बदले में आप क्या चाहते हैं? वेल ने अंततः चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। ओलिवर ने हल्की हंसी में कहा, तुम तलवार चलाने में माहिर हो। अगर मेरी जादूगरी न होती तो तुम हमारे द्वंद्वयुद्ध के आधे मिनट के भीतर ही मुझे हरा देते। तुम्हें जादूगरी सिखाने के बदले में मैं चाहता हूं कि तुम मुझे तलवारबाजी सिखाओ। वेल इस अनुरोध पर हैरान था, लेकिन उसने सिर हिलाया। ठीक है। वे इस बात पर सहमत हुए कि ओलिवर द्वारा दिए गए जादूगरी के प्रत्येक पाठ के लिए वेल को ओलिवर के साथ तब तक मुकाबला करना होगा जब तक कि ओलिवर हार न जाए। ओलिवर का दृढ़ विश्वास था कि विकास का सबसे तेज तरीका युद्ध है। 1000 बार तलवार चलाना फायदेमंद था, लेकिन ये कभी भी वास्तविक द्वंद्व युद्ध जितना अच्छा नहीं हो सकता। ये समझौता उन दोनों के लिए फायदेमंद था। तो हमारी ट्रेनिंग कब शुरू होनी चाहिए? ओलिवर ने पूछा। वेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मिनी टूर्नामेंट जीतने के बाद। वेल की साहसिक घोषणा से ओलिवर हैरान रह गया, लेकिन वह इस तथ्य को स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका कि वेल के पास वास्तव में उसके आत्मविश्वास को पुष्ट करने के लिए कौशल था। चारों ओर देखने पर ओलिवर को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो तलवारबाजी में वेल की दक्षता से मेल खा सके। वेल ने उसे तब भी हराया था जब उसने अपनी जादूगरी का इस्तेमाल किया था, और टूर्नामेंट में भाग लेने वाले किसी भी प्रतिभागी ने कभी भी ओलिवर को शुद्ध तलवार की लड़ाई में नहीं हराया था। ये निष्कर्ष निकालना काफी तार्किक था कि वेल निश्चित रूप से आमने सामने के द्वंद्व में उनमें से किसी के खिलाफ विजयी होगा। यह ओलिवर के लिए एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक एहसास था। वेल संभवतः मिनी टूर्नामेंट के विजेताओं में से एक बन जाएगा, जिसने खुद को 300 योगदान अंक अर्जित किए। वेल को वापस अखाड़े में बुलाए जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी एक लंबा, पतला आदमी था जिसकी त्वचा चीनी मिट्टी की तरह सफेद थी और दांत खरगोश की याद दिलाते थे। उसका नाम एश्टन था। तिरछी आंखों से एश्टन ने वेल को देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम मजबूत हो, लेकिन मैं बिना लड़े हार मानने वाला नहीं हूं। एश्टन की बहादुरी से बेपरवाह वेल ने हंसी उड़ाई। साहस का समर्थन करने की क्षमता के बिना व्यर्थ है, उसने ताना मारा। एक अपरिहार्य लड़ाई लड़ना समझदारी नहीं है। अगर तुम में थोड़ी भी समझ होती तो तुम हार मान लेते। तुम्हारी जगह मैं यही करता।
उसके शब्दों पर भीड़ पूरी तरह से हैरान थी, उनकी आंखें वेल पर टिकी हुई थीं। वह एक खतरनाक है, किसी ने फुसफुसाया। दूसरों ने सिर हिलाया। वेल के दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। जोड़ 50 मैच पॉइंट्स। वेल के होंठ एक पतली मुस्कान में मुड़ गए। आखिरकार उसके पास एक स्टेट पॉइंट हासिल करने के लिए पर्याप्त पागल पॉइंट थे। वेल के मजाकिया शब्दों को अनदेखा करते हुए एस्टन ने जवाब दिया, हम इस बारे में देखेंगे। और वेल पर हमला किया। उसका हथियार ऊंचा उठा हुआ था। वेल बहुत तेजी से आगे बढ़ा और एस्टन के हमले को आसानी से चकमा देकर उसके पीछे तेजी से चला गया, जबकि एस्टन लड़खड़ाते हुए उसके पीछे से निकल गया। उसे संभलने का कोई मौका दिए बिना वेल ने एस्टन को पीछे से इतनी जोर से मारा कि वह अपने पैरों से उछलकर अखाड़े से बाहर चला गया। धमाका। एक धीमी आवाज के साथ एस्टन निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर जमीन पर सिर के बल गिरा। उसका जबड़ा उखड़ गया और उसकी आंखें उसके सिर के पीछे की ओर घूम गईं। कुछ पल बीत गए, लेकिन उसने हिलना तक नहीं चाहा। यह दर्शाता है कि वह बेहोश हो गया था। दर्शकों और साथी प्रतिभागियों से बनी भीड़ दृश्य को देखते हुए अचंभित थी। उनकी आंखें असंभव सीमा तक चौड़ी हो गईं, इतनी कि ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखें अपनी जेब से बाहर निकल आएंगी। कई दर्शकों के जबड़े खुले रह गए, उनके मुंह अविश्वास और सदमे से खुले रह गए और उनके निचले जबड़े अलग होकर जमीन पर गिरने की धमकी देने लगे। जिस आसानी से वेल ने एस्टन को हराया, जो अपनी दृढ़ता और धीरज के लिए जाने जाते थे, उसने सभी को चकित कर दिया। दर्शकों के बीच एक खामोशी छा गई, जिसके बाद बातचीत शुरू हो गई। अभी क्या हुआ? मैंने बस एक सेकंड के लिए दूर देखा और मैच पहले ही खत्म हो चुका है। भीड़ में से एक तगड़े आदमी ने पूछा, अपनी आंखें रगड़ते हुए, जैसे कि वह भी जो कुछ भी देख रहा था उस पर भरोसा नहीं कर सकता था। एस्टन कांस्य रैंकिंग बोर्ड में 98वें स्थान पर है। एक अन्य दर्शक ने अचंभित होकर कहा, उसके शब्दों में अविश्वास था। फिर भी वह उत्तरी सीमांत क्षेत्र में एक नए खिलाड़ी वेल से एक ही चाल में हार गया। ये युवक वाकई कमाल का है। उसने इसे इतना आसान बना दिया। ये समझ से परे है, एक युवती ने विस्मय से भरी आंखों से बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे पता था कि वह एक बेहतरीन तलवारबाज है, क्योंकि उसने यंग मास्टर ओलिवर को हराया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतना अच्छा है। एक बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य में अपना सिर हिलाते हुए कहा। उनकी शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। एस्टन पहले से ही वेल की तलवारबाजी के सामने नुकसान में था। परिणाम अपरिहार्य था, अल्फ्रेड ने टिप्पणी की। कांस्य रैंकिंग बोर्ड क्या है? एक नवागंतुक ने पूछा। ओलिवर ने समझाया, यह उत्तरी सीमा के सबसे सक्षम निम्न रैंकर्स का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, स्तर 1 से 3 ब्लडलाइन उपयोगकर्ता या शुरुआती चरण के ब्लडलाइन उपयोगकर्ता कांस्य रैंकिंग बोर्ड में आते हैं। बोर्ड पर किसी की रैंक उनके संचयी योगदान बिंदुओं से निर्धारित होती है, जब से उन्होंने उत्तरी सीमा में रहना शुरू किया था। रैंकिंग बोर्ड में केवल शीर्ष 100 लोग ही होते हैं और उनमें से प्रत्येक को हर महीने अतिरिक्त संसाधन दिए जाते हैं। ओलिवर को लोगों की मदद करना पसंद था, इसलिए वह उनकी उलझन को दूर करने में संकोच नहीं करता था। स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद, आपने मेरी उलझन को दूर कर दिया है, नवागंतुक ने कृतज्ञतापूर्वक ओलिवर से कहा। उसके चेहरे पर स्पष्ट समझ दिखाई दे रही थी। कोई समस्या नहीं, ओलिवर ने उत्तर दिया। इस बीच वेल ने मार्शल की ओर मुड़कर पूछा, लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी है। आप विजेता की घोषणा कब करने जा रहे हैं? वेल के शब्दों को सुनकर मार्शल अपनी तंद्रा से बाहर आ गया। वह वेल के प्रदर्शन से इतना चकित था कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करना भूल गया। आखिरकार किसी को दूसरों को इतनी आसानी से हराते हुए देखना, जैसे एक पूर्ण विकसित व्यक्ति किसी बच्चे से कैंडी चुरा रहा हो, रोजमर्रा की बात नहीं थी। खुद को संभालते हुए मार्शल ने ऊंची आवाज में घोषणा की, इस राउंड का विजेता वेल है। मार्शल ने वेल की ओर देखा। वेल, तुम मिनी टूर्नामेंट के विजेता बनने से एक जीत दूर हो। अगर तुम लड़ने के लिए तैयार हो तो अगला मैच तुरंत तय हो जाएगा। लेकिन अगर तुम फाइनल फाइट से पहले आराम करना चाहते हो तो हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करेंगे। मैं आराम करना चाहता हूं, वेल ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए तुरंत जवाब दिया। मार्शल की नज़र भीड़ पर पड़ी और अल्फ्रेड पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अल्फ्रेड ने टूर्नामेंट आयोजक की नज़र को पकड़ते हुए अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। अल्फ्रेड, यहाँ आ जाओ, तुम फाइनल राउंड में वेल के प्रतिद्वंद्वी होगे, मार्शल ने घोषणा की। अल्फ्रेड ने मन ही मन मार्शल को कोसा, कमीना। मार्शल को उससे दुश्मनी थी। जब तक वह निचले शहर में था, ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा मार्शल की योजनाओं का लक्ष्य रहेगा। अल्फ्रेड को पता था कि मार्शल उसे वेल के खिलाफ खड़ा करना चाहता था और उनके रिश्ते में दरार डालना चाहता था। उसने मार्शल के हाथों में नहीं खेलने का फैसला किया। मैं हार मान गया, अल्फ्रेड ने घोषणा की और वहीं खड़ा रहा, उसके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हुए थे। मार्शल ने भौहें उठाईं, और तुम ऐसा क्यों करोगे, अल्फ्रेड? यहाँ हर कोई देख चुका है कि वेल क्या करने में सक्षम है। अल्फ्रेड ने वेल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे हारने वाली लड़ाई लड़ने का कोई कारण नहीं दिखता।
मार्शल ने हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने समझदार होगे, अल्फ्रेड। अल्फ्रेड का गुस्सा सतह के नीचे उबल रहा था, लेकिन वह शांत रहा। लड़कों, हमें आज के टूर्नामेंट का पहला विजेता मिल गया है। मार्शल ने भीड़ से घोषणा की और फिर वेल की ओर मुड़ा और कहा, बधाई हो लड़के, तुमने मिनी टूर्नामेंट जीत लिया है और अपने लिए 300 योगदान अंक अर्जित किए हैं। सूर्यास्त से पहले वे तुम्हारे कार्ड में स्थानांतरित हो जाएंगे। बोलते हुए मार्शल ने वेल के कंधे पर थपथपाया। वेल को थोड़ा उत्साह महसूस हुआ, उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। 300 योगदान अंक एक बहुत बड़ी राशि थी। सोने के सिक्कों में परिवर्तित होने पर यह 3000 होगा, 3 सोने के स्टारलाइट नोटों के बराबर। उसे लगा जैसे उसने जैकपॉट मार लिया हो, हालांकि यह उसकी कड़ी मेहनत और प्रयास की कीमत पर आया था। इसने उसके लिए संभावनाओं की एक दुनिया खोल दी थी, खासकर जब उसके आगे के प्रशिक्षण के लिए संसाधन प्राप्त करने की बात आई। धन्यवाद सर मार्शल, वेल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि वह अल्फ्रेड जैसा ही भाग्य नहीं भुगतना चाहता था। मैं आपकी शुभकामनाओं की सराहना करता हूँ। वेल ने एलियाना की ओर देखा, उसका चेहरा गंभीर था। मुझे ओलिवर से कुछ काम है, मैं आज तुम्हारे साथ घर वापस नहीं जा पाऊंगा। ऐसा कहते हुए उसने चाबियां उसे सौंप दीं। एलियाना ने उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी, उसकी आंखों ने उसे समझा दिया। ठीक है वेल, मेरी चिंता मत करो, जो तुम्हें करना है उस पर ध्यान दो। वेल ने राहत की सांस ली, उसकी समझ पर राहत महसूस करते हुए। जब तुम घर जाओ तो ताबीज को घर के अंदर लटकाना याद रखना। हालांकि सूरज अभी भी आसमान में है, लेकिन पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। वह उसकी चिंता पर हल्के से हंसी, उसके दिल में गर्मजोशी फैल गई। उसे उसके बारे में चिंता करते देखना अच्छा लगा। मैं करूंगा, चिंता मत करो। फिर जैसे कि कुछ याद आ रहा हो, उसने कहा, वास्तव में मैं भी तुरंत घर नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ और काम करना है। क्या है? वेल ने पूछा, उसकी भौहें जिज्ञासा में उठीं। एलियाना ने उसे बताने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता वेल। मुझे पता है कि इस दुनिया में गुजारा करना कितना मुश्किल है, और मैं तुम्हारी परेशानियों में इजाफा नहीं करना चाहता। इसलिए मैं आज निचले शहर में घूमूंगा, नौकरी की तलाश में। वेल चुप था, एलियाना को सोच समझकर देख रहा था। उसकी बादाम जैसी आंखों में उसकी मदद करने का दृढ़ संकल्प चमक रहा था। उसके भीतर सम्मान की भावना जगा रहा था, लेकिन इससे बस इतना ही हुआ। वह देख सकता था कि एलियाना उसकी बहुत परवाह करती थी और उसका बोझ कम करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। हालांकि उसके सच्चे स्नेह और उसके सामने प्रकट होने वाले भावनात्मक दृश्य के बावजूद वेल का दिल 1000 साल पुराने हिमखंड की तरह ठंडा, अविचलित रहा। एलियाना एक सुंदर और प्यारी महिला थी। अगर उसने किसी और को अपना प्रेमी चुना होता तो निस्संदेह वे अपने निजी मामलों को अलग रखकर नौकरी की तलाश में उसके साथ चले जाते, क्योंकि वे उसके साहस और उनके बोझ को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करने के उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित होते। लेकिन वेल, वह अलग था। वह इस समय उनके बीच पनप रहे रिश्ते से ज्यादा जादू टोना सीखने को महत्व देता था। यह उसके चरित्र के अनुरूप था। आखिरकार वेल ऐसा व्यक्ति था जो ज्ञान और शक्ति को हर चीज से ऊपर रखता था। उसके लिए उसके व्यक्तिगत लाभ अपार संभावनाओं वाली एक भोली भाली महिला के स्नेह से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इस स्थिति में एलियाना के लिए एक प्यार करने वाले साथी की भूमिका निभाने की तुलना में ओलिवर से सीखना उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए उसने ऐसा निर्णय लिया जिसे ज्यादातर लोग नैतिक रूप से संदिग्ध मानेंगे। लेकिन वेल को ऐसे नैतिक विचारों की परवाह नहीं थी। उनका पूरा रिश्ता झूठ पर टिका था, तो इस समय उसके लिए नैतिकता क्या मायने रखती थी। आखिरकार एक हल्की आह भरते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं एलियाना, और ओलिवर की दिशा में चलते हुए मुड़ गया। ओलिवर वेल को हरे भरे गहरे जंगल में ले गया। जब वे पहले क्षेत्र में और आगे बढ़े तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। क्षेत्र में शांति का माहौल था, जो केवल उस क्षेत्र में रहने वाले विशाल पक्षियों की चहचहाहट और पैरों के नीचे पत्तियों की सरसराहट से भंग हो रहा था। घने पत्तों से घिरे एक समाशोधन में पहुंचने के बाद वे रुक गए। वेल ने ओलिवर को उत्सुकता से देखा, तो तुम मुझे जादूगरी कैसे सिखाओगे? ओलिवर ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में निश्चितता की चमक थी। उसी तरह जैसे मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, उसने शुरू किया। उसके स्वर में पुरानी यादों का एक स्वर आ गया। कुछ अवधारणाएं हैं जिन्हें आपको पहले समझने की आवश्यकता है। जादूगर ने एक गहरी सांस ली और स्पष्टीकरण देना शुरू किया। पहली अवधारणा किसी की इच्छा का विस्तार है। जादूगरी आपकी इच्छा शक्ति से शुरू और खत्म होती है। आपकी आत्मा शक्ति केवल आपके पास मौजूद चीज नहीं है, यह आपकी अपनी इच्छा शक्ति का विस्तार है। इसका मतलब है कि यह न केवल आपके शारीरिक कार्यों से बल्कि आपके विचारों और इरादों से भी प्रभावित होती है। वह रुका और अपने शब्दों को समझने लगा। आप शारीरिक क्रिया के माध्यम से इसके आउटपुट को निर्देशित कर सकते हैं, और यदि आप इसे आदेश देने की अपनी क्षमता पर दृढ़ विश्वास कर सकते हैं और इसे आपकी आज्ञा का पालन करते हुए देख सकते हैं, तो आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा करने के लिए गहन ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। आपके दिमाग को अन्य विचारों से मुक्त होना चाहिए। ओलिवर ने आगे कहा, एक बार जब आप इसे हेरफेर करने में महारत हासिल कर लेते हैं, तो अगला कदम ये सीखना है कि जादू करने के लिए इसे कैसे केंद्रित और संतुलित किया जाए। यह एक नाजुक प्रक्रिया है, क्योंकि आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली आत्मा शक्ति की मात्रा को ठीक से संतुलित करने की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक या बहुत कम विफलता का कारण बन सकता है, या इससे भी बदतर, तकनीक उल्टा पड़ सकता है। उनकी निगाहें विचारमग्न हो गईं और उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए, अदृश्य ढाल वाली जादूगरी का उपयोग करने के लिए आपको एक ही स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में आत्मा शक्ति को केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। इस शक्ति की एकाग्रता और संतुलन ही किसी तकनीक को सफलतापूर्वक निष्पादित करने की कुंजी है। इन सिद्धांतों में महारत हासिल करें और आप एक कुशल जादूगर बनने की राह पर हैं। तो ऐसा ही है। वेल की भौहें विचार में सिकुड़ गईं, क्योंकि वह ओलिवर के शब्दों पर विचार कर रहा था। अवधारणाएं समझने में काफ़ी आसान थीं, बस उन्हें एक व्यवहारिक स्थिति में लागू करना था और खुद अनुभव करना था कि जादूगरी वास्तव में कितनी प्रभावी थी। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सरल है, वेल ने कहा। ठीक है, तो इसे आजमा कर देखें, ओलिवर ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। ज़रूर, वेल ने एक छोटे से सिर हिलाकर सहमति जताई। उसे याद आया कि ओलिवर ने अपनी आत्मा शक्ति को उसके शरीर में इंजेक्ट किया था और पाया था कि उसके पास आर्केन हॉर्ट था। इसका मतलब था कि आत्मा की शक्ति का उपयोग किसी के शरीर की आंतरिक संरचना को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। यह एक एक्सरे मशीन की तरह था, एक अवधारणा जिसने उसे आकर्षित किया। वेल ने यह महसूस करने का प्रयास करने का फैसला किया कि यह कैसा लगता है। अपनी आंखें बंद करके वेल ने कल्पना की कि उसकी आत्मा की शक्ति उसके शरीर को भर रही है। तुरंत, जैसे कि प्रतिक्रिया में, उसके रहस्यमय हृदय ने पूरे शरीर में प्रसारित करने के लिए आत्मा की ऊर्जा को पंप किया। यह एक अनोखी अनुभूति थी, दृष्टि और स्पर्श का मिश्रण। जैसे जैसे उसकी आत्मा की शक्ति उसके पूरे शरीर में फैलती गई, वह अपनी आंतरिक संरचना को देखने में सक्षम हो गया। उसके दो दिल थे। उसका दिल, एक मानवीय और एक रहस्यमय, लयबद्ध रूप से धड़कता था, प्रत्येक अलग अलग लेकिन सामंजस्यपूर्ण। इसके बाद उसने अपने रक्त बैंक की तलाश की। यह उसके शरीर में कहीं होना चाहिए, है न? वह तब तक इसका पता नहीं लगा सका जब तक उसने अपने गुर्दे के पास एक अजीबोगरीब लाल पत्थर बनते नहीं देखा। एक आम आदमी इसे बीमारी समझ सकता है, एक विद्वान व्यक्ति इसे गुर्दे की पथरी समझ सकता है, लेकिन ये पत्थर एक चमकीले लाल रंग का था। वेल को एहसास हुआ कि यह रक्त बैंक होना चाहिए। यह विस्मयकारी था कि इतनी छोटी सी वस्तु में इतना खून कैसे समा सकता है। अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वेल ने अपनी ऊर्जा को अपनी आंख में लगाया, वह आंख जिसमें सिस्टम ने रूपांतरित किया था। उसे आश्चर्य हुआ कि कोई भी दृश्य परिवर्तन नहीं हुआ। उसकी आंख बिल्कुल सामान्य लग रही थी। अगर उसने ये सब खुद अनुभव नहीं किया होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि यह वास्तव में उसका सिस्टम था। इस प्रकार उसे समझ से परे तकनीक के साथ पकड़े जाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। ये किसी को भी, यहाँ तक कि जादूगरों को भी, यह विश्वास दिला सकता था कि यह एक सामान्य आंख है। अचानक ओलिवर की उंगली फड़कने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया है। वह अपनी उंगली से जुड़ी आत्मा शक्ति के धागे को उनके आसपास की जगहों पर तब से फैला रहा था जब से वे जंगल के पहले क्षेत्र में समाशोधन में प्रवेश कर रहे थे। उसकी उंगली के खींचने का एकमात्र कारण ये था कि कोई उस पर पैर रखे, और अब उसे लगा कि कोई उसकी आत्मा शक्ति के धागे पर चल रहा है। उसकी नज़र तेज हो गई। उसने अपने आसपास के वातावरण को स्कैन किया। कुछ हमारी ओर बढ़ रहा है, उसने वेल को चेतावनी दी, जो जादू के साथ अपने प्रयोग में तल्लीन था। उसके शब्दों को सुनकर वेल ने जादू का उपयोग करके अपनी आंतरिक संरचना को देखना बंद कर दिया और अपने आसपास की चीज़ों की छानबीन की। उसने स्वर्गीय आंख का उपयोग नहीं किया क्योंकि उसके पास आत्मा शक्ति कम थी। उसने अपने आसपास के वातावरण में किसी भी खतरे के संकेत को देखने के लिए केवल अपनी सामान्य दृष्टि पर भरोसा किया। हालांकि उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। वह ओलिवर की ओर मुड़ा। मुझे कोई नहीं दिख रहा। तुम इतने निश्चित क्यों हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में जिज्ञासा स्पष्ट थी। ओलिवर ने उसकी ओर देखा। उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी। विभिन्न प्रकार की जादूगरी होती है, वेल, उसने कहा। जबकि अधिकांश का उपयोग आक्रमण या बचाव के लिए किया जाता है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका उपयोग सहायक उद्देश्यों जैसे कि पता लगाने के लिए किया जाता है। ये कैसे काम करता है? वेल ने उससे पूछा। अपनी आत्मा शक्ति का एक पतला धागा हमारे चारों ओर फैलाकर मैं महसूस कर सकता हूं कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति उस पर कदम रखता है, ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी अपने जाल में कंपन महसूस कर सकती है। जब वे ऐसा करते हैं तो यह मुझे उनकी उपस्थिति के बारे में सचेत करता है। इस तरह मुझे पता चलता है कि किसी ने हमें निशाना बनाया है, ओलिवर ने उसे उत्तर दिया। इसके तुरंत बाद घने जंगल से एक हरे रंग की त्वचा वाला राक्षस निकला। इसकी त्वचा चिपचिपी थी जो अंत में चमक रही थी, और तीखे दांत जो शत्रुतापूर्ण मुस्कान में उभरे हुए थे, और यह अपने छोटे हरे हाथों में एक खुरदरी तलवार पकड़े हुए था।
वेल ने इसे एक भूत के रूप में पहचाना, एक ऐसा प्राणी जो अक्सर जंगलों में पाया जाता है। हालांकि इस दुनिया के लोगों ने उनके लिए एक अनोखा नाम रखा था, छोटे कमीने। गुहक। ऐसा लग रहा था कि भूत ने अपने सामने खड़े दो निहत्थे इंसानों में एक अवसर देखा। भूखा और हताश, वह भूत की तरह दहाड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ा, उसकी आंखों में द्वेष झलक रहा था। ये देखकर वेल ने अपने कंधे चौड़े किए और भूत की आंखों से अपनी आंखें मिलाईं। यह मेरे द्वारा अभी अभी सीखे गए सबक को आजमाने का एक अच्छा अवसर है। उसकी बातें सुनकर ओलिवर ने अपना सिर हिलाया, चिंता में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। रुको, अभी बहुत जल्दी है, उसने विरोध किया। युद्ध में एकाग्रता बनाए रखना बहुत कठिन होता है। अपनी ओर आती तलवार को देखकर आपका ध्यान आसानी से डगमगा सकता है, जिससे आपके लिए अपने दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर की कल्पना करना असंभव हो जाता है। महीनों के ध्यान और प्रशिक्षण के बिना युद्ध में जादू का उपयोग करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। हालांकि उसकी चेतावनी अनसुनी हो गई, क्योंकि वेल पहले ही भूत की ओर बढ़ चुका था। वेल और भूत दोनों ही फुर्तीले थे। उन्होंने कुछ ही पलों में अपने बीच की दूरी तय कर ली, जिससे ओलिवर को बीच बचाव करने का समय नहीं मिला। जैसे ही भूत ने हमला किया, उसने अपनी खुरदरी तलवार को खुशी से लहराते हुए घुमाया। बिना किसी डर के वेल ने ओलिवर के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया। उसने अपनी आत्मा शक्ति को अपनी इच्छा शक्ति के विस्तार के रूप में देखा और अपने इरादे को बचाव पर केंद्रित किया। एक विचार के साथ उसने अपने सामने आत्मा शक्ति की एक ठोस दीवार बनाई, जो अदृश्य लेकिन मजबूत थी। धमाका। भूत की तलवार ने इस अवरोध पर प्रहार किया और विक्षेपित हो गई, जिससे प्राणी क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया। वह बहुत भ्रमित था, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि पतली हवा उसके हमले को कैसे रोक सकती है। कई दिनों तक भोजन न करने के कारण क्या वह इतना कमजोर हो गया था कि पतली हवा भी उसके हमले को रोक नहीं सकती थी? क्या वास्तव में ऐसा था? वेल ने इस मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़कर भूत के उभरे हुए पेट पर सीधा लात मारी। प्रहार ने उसे पीछे की ओर खिसका दिया। सदमे और दर्द से हौंफने लगा। आश्चर्य और दर्द के बावजूद भूत जल्दी से अपने पैरों पर वापस आ गया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और घृणा से चमक रही थीं। उसे जवाबी हमला करने का मौका न देते हुए वेल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी आत्मा की शक्ति को एक बड़ी लहर की तरह बाहर की ओर फैलाने का आदेश दिया। कच्ची ऊर्जा नग्न आंखों के लिए अदृश्य थी, फिर भी इसका प्रभाव संदेह से परे था। आने वाले हमले से अनजान भूत चौंक गया। उसने केवल वेल के फैले हुए हाथ को देखा, इससे पहले कि एक विशाल बल ने उसे सीने में मारा। धमाका इतना जोरदार था कि इसने भूत को पीछे की ओर उछाल दिया और उसे एक मोटे पेड़ से टकरा दिया। प्रभाव इतना जबरदस्त था कि पेड़ का तना टूटकर भूत पर गिर गया। भारी वजन असहाय प्राणी पर गिर गया, उसे कुचले हुए कीड़े की तरह चपटा कर दिया। पेड़ के नीचे से कुचले हुए भूत से खून की धार बह निकली, जिससे जमीन पर लाल रंग का एक विचित्र तालाब बन गया और भूत की जान एक पल में खत्म हो गई। वेल के दिमाग में एक डिजिटल अलर्ट आया। डिंग! बधाई हो, होस्ट, आपने लेवल 8 के भूत को मार दिया है। चूंकि यह राक्षस आपसे एक चरण कम है, इसलिए आपको मिलने वाला EXP 1/3 हो गया है। आपको जोड़ 2 अनुभव अंक मिलते हैं। जैसे जैसे अलर्ट गायब होता गया, वेल को अपने सिस्टम की बेहतर समझ हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसका वर्तमान स्तर अलग अलग चरणों के जानवरों से अर्जित EXP को निर्धारित कर रहा था। जब वह लेवल 1 ब्लडलाइन यूजर था, तो उसे पहले चरण लेवल 1-10 के जानवरों से मिलने वाली राशि का केवल 1/3 ही मिलता था। अपने वर्तमान स्तर पर दूसरे चरण लेवल 11-20 के जानवरों ने EXP में अपने स्तर को 2 गुना कर दिया। तीसरे चरण और उससे ऊपर के जानवरों लेवल 20 जोड़ के लिए इन मुठभेड़ों के जोखिम और चुनौती के कारण उसे EXP का और भी अधिक इनाम मिलेगा। राशि अनिर्धारित थी, जो उनके स्तर के अनुसार बदलती रहती थी, और स्तर के अंतर के कारण बोनस EXP की 100% संभावना भी थी। क्या बकवास है! वह पहले से ही युद्ध में जादूगरी का उपयोग कर रहा है। किनारे पर ओलिवर ने देखा, उसकी आंखें तश्तरियों के आकार की हो गई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वेल एक नौसिखिया जादूगरी की अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से लागू कर रहा था। युद्ध के दौरान इस तरह की शांति और एकाग्रता बनाए रखना ये दर्शाता है कि वेल के पास युद्ध का भरपूर अनुभव था, लेकिन वह 17 साल से एक दिन भी बड़ा नहीं लग रहा था। वेल के लिए जादूगरी स्वाभाविक रूप से आई। उसकी भावनात्मक दुर्बलता और असंवेदनशील विशेषताओं ने उसके मन को भय और अन्य भारी भावनाओं के सामान्य कोलाहल से बचाया, जो एक सामान्य नौसिखिया युद्ध की गर्मी में अनुभव करता है। उसका मन एक शांत झील की तरह था, अविचल और स्पष्ट, जो उसे जादूगरी का उपयोग करने में एक लाभप्रद मानसिक स्थिति प्रदान करता था। ओलिवर ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। जो उसने देखा था उस तमाशे पर आश्चर्यचकित था। उसकी आंखों ने वेल को एक नए सम्मान के साथ देखा। आमतौर पर एक नौसिखिए को युद्ध में जादूगरी का उपयोग करने की आदत डालने में महीनों की लड़ाई लगती है, लेकिन तुमने इसे अपनी पहली लड़ाई में ही कर लिया, उसने देखा। उसकी आवाज़ में आश्चर्य और विस्मय का भाव था, क्योंकि वह आगे कहता रहा, मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। तुम जादूगरी के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो।
वेल ने कंधे उचकाए, ओलिवर की नज़रों से बेपरवाही से देखा। मुझे भी ऐसा लगता है, उसने सहजता से सहमति जताई, उच्च प्रशंसा से अप्रभावित। उसका व्यवहार अहंकारी नहीं था, बल्कि तथ्यों की सरल स्वीकृति थी। अचानक वेल को अपने कंधे में धड़कन महसूस हुई। तुरंत उसके सामान्य रूप से शांत भाव पर एक गंभीरता की झलक दिखाई दी, जिससे उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। यह एक सूक्ष्म परिवर्तन था, लेकिन जंगल के मौन तनाव में ये जोर से प्रतिध्वनित हुआ, जिससे उनकी स्थिति की गंभीरता और भी स्पष्ट हो गई। ओलिवर, जो वेल को देख रहा था, ने उसके व्यवहार में परिवर्तन को नोटिस किया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वेल के गंभीर भाव से कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ। क्या गड़बड़ है? उसने चिंतित स्वर में वेल से पूछा। मुझे निशाना बनाया जा रहा है, वेल ने उसे उत्तर दिया। उसकी आवाज़ में भय और भय का भाव नहीं था, जो उसकी अडिग निगाहों से मेल खाता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जान गंवाने वाला व्यक्ति नहीं था। ये सुनकर ओलिवर का माथा सिकुड़ गया। उसकी आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। चूंकि कुछ चीज़ें उसकी डिटेक्शन टाइप जादूगरी से बच निकलने में कामयाब हो गई थीं, इसलिए यह पता लगाने में माहिर होने के साथ साथ एक बहुत ही चालाक कमीना भी होना चाहिए। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि वह खतरे के स्रोत को ठीक से नहीं पहचान पाया, जिससे उसकी चिंता और बढ़ गई। इस स्थिति में वह जिस एकमात्र व्यक्ति पर निर्भर हो सकता था, वह था उसका शिष्य वेल। किससे? ओलिवर ने पूछा, जो पहले से ही संभावित युद्ध की स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार था। वेल एक पल के लिए चुप हो गया। वह ये भी नहीं समझ पाया कि उसे क्या निशाना बना रहा था और उसे कहाँ से निशाना बनाया जा रहा था। हालांकि धड़कन की अनुभूति तेज होती जा रही थी, जिसका मतलब था कि ग्रिम रीपर की दरांती अब किसी भी क्षण उस पर गिरने वाली थी। यही मैं पता लगाना चाहता हूँ। जब वह बोल रहा था, तो उसकी आंखें ओलिवर के साथ समाशोधन में खड़े होकर अपने आसपास की चीज़ों की बारीकी से जांच कर रही थीं। जंगल की शांति एक सूक्ष्म खतरे को ढंक रही थी, जिसने उसकी छठी इंद्री को सक्रिय कर दिया था। हालांकि वह इसका स्रोत नहीं ढूंढ पाया। खतरे का पता लगाने में असमर्थ, उसके पास स्वर्गीय नेत्र विशेषता का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने इच्छा शक्ति दिखाई और उसके रहस्यमय हृदय ने आत्मा की शक्ति को पंप किया, जो उसकी आंखों में दौड़ गई। स्वर्गीय नेत्र विशेषता प्रभावी है। उसकी धारणा पलक झपकते ही बदल गई। जिस दुनिया को उसने देखा वह बदल गई। समाशोधन के आसपास के पेड़ और अन्य बाधाएं अर्धपारदर्शी हो गईं, जैसे कि जीवित दुनिया में अलौकिक भूत। वह अब उनके आर पार देख पा रहा था। फिर जंगल के पेड़ों द्वारा बनाए गए घने पत्तों के बीच उसने उस अपराधी को देखा जिसने उसकी छठी इंद्री को सक्रिय कर दिया था। यह एक किशोर जितना लंबा भूत था। हरे रंग की त्वचा वाला प्राणी एक हाथ से पास के पेड़ के तने को कसकर पकड़े हुए था। उसकी दुबली भुजा की मांसपेशियां परिश्रम से तनावग्रस्त हो रही थीं। यह अच्छी तरह से छिपा हुआ था, जंगल की छाया के साथ सहज रूप से घुल मिल गया था। अगर उसकी स्वर्गीय आंख न होती तो वह इसे नोटिस नहीं करता। उसकी हरी त्वचा पर पसीना चमक रहा था, जो ये दर्शाता था कि उसने वहां पहुंचने के लिए बहुत ताकत लगाई थी। वेल ने जल्दी से अनुमान लगाया कि वह ओलिवर की पहचान प्रकार की जादूगरी को कैसे दरकिनार करने में कामयाब रहा। पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाकर भूत ने ओलिवर द्वारा जंगल के फर्श पर फैलाए गए धागे जैसी आत्माशक्ति को चालू करने से बचा लिया था। यह एक चालाक दृष्टिकोण था और वेल ने मानसिक रूप से प्राणी को उसकी चालाकी के लिए अंक दिए। हालांकि यह उसे मौत से बचाने वाला नहीं था। वेल को उन लोगों पर कोई दया नहीं थी जो उसके जीवन का लक्ष्य बना रहे थे। भूत का दूसरा हाथ भी व्यस्त था। यह एक झटका डांट पकड़े हुए था, जिसका मुंह एक छोर पर कसकर दबा हुआ था। तेज घातक प्रक्षेप्य सीधे उस पर निशाना साध रहा था। अगले ही पल भूत ने जोर से सांस छोड़ी। भूत की सांस से प्रेरित होकर तीर हवा में उछला। हुश! तीर हवा में चीरता हुआ वेल की ओर इतनी तेजी से बढ़ा कि इतने छोटे हल्के प्रक्षेप्य के लिए यह असंभव लग रहा था। आने वाले खतरे पर सहज प्रतिक्रिया करते हुए वेल ने तुरंत अपने मन में एक ढाल की कल्पना की। उसके रहस्यमय हृदय ने आत्मा की शक्ति को पंप करना शुरू कर दिया, जो उसके शरीर से तनों की तरह उठ रही थी। ऊर्जा की प्रत्येक धारा उसके सामने एक विशिष्ट बिंदु की ओर बढ़ रही थी। वे घूमते और घूमते हुए एक अदृश्य लेकिन ठोस हथेली के आकार की गोलाकार ढाल में संघनित हो गए। तीर इस अवरोध से टकराया। धमाका! वेल ने देखा कि अवरोध ने तीर की घातक उड़ान को हवा में ही रोक दिया। हालांकि तीर ढाल पर बाल बाल टूटने में सक्षम था। ढाल पर दरारें फैलते ही तीर जमीन पर गिर गया, जिससे वह टुकड़ों में बिखर गया। जैसे ही ढाल खत्म हुई, वेल के सामने एक सूचना आई। चेतावनी! आपने थोड़े समय में अपनी आत्मा शक्ति को अत्यधिक रूप से समाप्त कर दिया है। अब एक डिबफ सक्रिय है। उसे सचेत करने के लिए दर्द की अनुभूति के बिना अचानक चक्कर आना वेल के लिए एक झटका था। उसकी दुनिया घूम गई और मुड़ गई। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था, क्योंकि वह जमीन पर गिर गया था। वह बेहोश था, बिना यह समझे कि वह इस स्थिति में कैसे पहुंच गया। यह उन दुर्लभ समयों में से एक था जब उसका असंवेदनशील गुण एक लाभ से अधिक एक दायित्व, एक नुकसान बन गया।
हालांकि यह वास्तव में एक अच्छा गुण था, लेकिन ऐसे समय भी थे जब यह उसके पतन का एकमात्र कारण बन गया। वेल के जंगल के फर्श पर गिरते ही ओलिवर की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। जब उसने वेल की गिरी हुई आकृति को जमीन पर निश्चल पड़ा देखा तो उसके चेहरे पर एहसास की एक झलक दिखाई दी। वह अनुभव से जानता था कि आत्मा की शक्ति का लापरवाही से दोहन करने से भयंकर परिणाम हो सकते हैं, और अब वेल उन परिणामों के आगे झुक गया था। लेकिन फिर उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। आमतौर पर एक व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करने से पहले अस्वस्थ महसूस करता है। परिणामस्वरूप वे अपनी जादू की शक्ति का प्रयोग बंद कर देते हैं। फिर भी वेल तब तक दबाव डालता रहा जब तक कि वह गिर नहीं गया। उसने क्यों नहीं रोका? ओलिवर के दिमाग में कई संभावनाएं घूम रही थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वेल आने वाले हमले की गंभीरता को पहचानने में विफल रहा हो और उसके सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहता हो, इसलिए उसने बेचैनी, दर्द और चक्कर आने तक दबाव डाला हो जब तक कि वह पूरी तरह से थक नहीं गया? ये समझ में आता है क्योंकि वेल के पास जादू सिखाने के लिए कोई गुरु नहीं था। फिर एक और अधिक परेशान करने वाला विचार आया। क्या ये संभव है कि वेल इन चेतावनी संकेतों को महसूस करने में असमर्थ था? शायद किसी शारीरिक या मानसिक स्थिति ने उसे दर्द या बेचैनी को महसूस करने में असमर्थ बना दिया हो। क्या यही कारण है कि उसने इतनी सहजता से, इतनी लापरवाही से युद्ध के दौरान जादू के बेतहाशा इस्तेमाल में सिर के बल छलांग लगा दी थी? हालांकि इस स्थिति की तात्कालिकता, जहां वे एक अर्धविकसित भूत द्वारा शिकार किए जा रहे थे, ने ओलिवर को ऐसी चिंताओं पर विचार करने का समय नहीं दिया। उसे लड़ाई को जल्दी से खत्म करना था और वेल को सुरक्षित स्थान पर लाना था। जब भूत ने अपना तीर छोड़ा तो ओलिवर ने उसे पहचान लिया था, जिसे वेल ने जादूगरी का उपयोग करके रोक दिया था। तुम मर चुके हो। ओलिवर ने पेड़ पर बैठे भूत को घूर कर देखा। अपनी कलाई को तेजी से हिलाते हुए उसने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करते हुए एक मानव आकार के पत्थर को सहजता से उठा लिया। एक और तेज गति से उसने उसे पेड़ पर बैठे भूत की ओर फेंक दिया। भूत की आंखें भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने आसन विनाश को अपनी ओर बढ़ते देखा। अगले ही क्षण पत्थर पेड़ से टकराया, लेकिन वह बाल बाल बच गया और घबराहट में पेड़ से गिर गया। यह उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब घबराने से किसी की जान बच गई। हालांकि उसके निर्णय ने उसे जीवन भर के लिए अपंग बना दिया। वह पैरों के बल जमीन पर गिर पड़ा, उसके पैर प्रभाव के कारण कुचल गए। हालांकि अपने टूटे हुए पैरों के बावजूद भूत एक तरफ लुढ़क गया, क्योंकि पत्थर पेड़ से नीचे फिसला और उसके ठीक पीछे की जगह पर जा गिरा। एक बार फिर मौत से बचकर भूत ने राहत की सांस ली। एक बार फिर उसकी जान बच गई। हालांकि ओलिवर ने भूत को भागने के लिए संघर्ष करते देखा। एक ठंडी मुस्कान के साथ उसने भागते हुए प्राणी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आत्मा की शक्ति एक छोटी सी धारा की तरह उसकी हथेली से बाहर निकल रही थी और भूत के सिर के चारों ओर लिपट गई। भूत ने केवल यह महसूस किया कि किसी ठंडी चीज ने उसके सिर को एक क्रूर पकड़ में जकड़ लिया है, जिससे वह खुद को छुड़ाने में विफल रहा, चाहे उसने कितना भी विरोध किया हो। संघर्ष करना व्यर्थ है। इस क्षण में तुम्हें मरना ही है। लेकिन मैं तुम जैसे तुच्छ प्राणी से भाग्य की महान योजना को समझने की अपेक्षा नहीं करता। फिर भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। हर चुनाव, हर कदम ने तुम्हें यहाँ इस क्षण तक पहुँचाया है। ये तुम्हारा भाग्य है, और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि नियति में है, ओलिवर ने कहा। जैसे ही उसने कहा, ओलिवर ने मुट्ठी बांधी। उसकी आत्मा शक्ति उसके शारीरिक क्रियाकलाप के साथ तालमेल बिठाते हुए काम कर रही थी। अदृश्य ऊर्जा के धागे भूत के सिर के चारों ओर कसकर लिपटे हुए थे, उसके हाथ की हरकत के साथ कसते जा रहे थे। आखिरी चीज जो भूत ने महसूस की वह उसकी खोपड़ी के चारों ओर एक हड्डी कंपा देने वाली पकड़ थी, एक अथक बल जिसे कोई भी प्रतिरोध नहीं तोड़ सकता था। और फिर हिंसा के एक विस्फोट में भूत का सिर फट गया, जिससे पास की झाड़ियों में खून और दिमाग का एक भयानक मिश्रण बरसने लगा। ओलिवर ने दृश्य को बिना विचलित हुए देखा। उसकी हरकतें क्रूरता से नहीं बल्कि आवश्यकता से बाहर थीं। इस दुनिया में मारना या मरना ही था। मारे गए। जादूगरी एक विशाल अनुशासन था, जिसे कई श्रेणियों में विभाजित किया गया था। जादूगरी के कुछ रूप उनके छोटे मोटे भ्रम और विकर्षणों के साथ अनभिज्ञ लोगों को सस्ते पार्लर ट्रिक्स की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये केवल सच ही था। जादूगरी के मूल में ऐसी तकनीकें मौजूद थीं जो इतनी शक्तिशाली, इतनी विनाशकारी थीं कि वे तुरंत एक प्रतिद्वंद्वी को मार सकती थीं। ओलिवर ने जिस तकनीक का इस्तेमाल भूत को मारने के लिए किया था, वह इसका एक प्रमुख उदाहरण था। उसके गुरु ने उसे इन घातक तकनीकों के आकस्मिक उपयोग के खिलाफ चेतावनी दी थी। वे प्रदर्शन या डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि उस लड़ाई के लिए हैं जहां जीवन और मृत्यु संतुलन में लटकी हुई है। मुझसे वादा करो कि तुम इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करोगे जब तक कि तुम किसी ऐसे दुश्मन का सामना नहीं कर रहे हो जिसे तुम्हें हर कीमत पर हराना है, उसने ओलिवर से कहा था। मैं वादा करता हूं, ओलिवर ने उससे वादा किया था। इस प्रकार वेल के खिलाफ अपने द्वंद्व के दौरान ओलिवर ने खुद को किसी भी घातक जादूगरी का इस्तेमाल करने से रोक लिया था, इस तथ्य के बावजूद कि इससे उसकी हार हुई थी।
अपने स्वामी के प्रति उसका सम्मान और प्रशंसा इतनी अधिक थी कि ओलिवर ने अपने द्वारा किए गए वादे को तोड़ने के बजाय हार का स्वाद चखना चुना। वह अपने स्वामी को निराश करने के बजाय अपने अभिमान को कुचलने, अपने नाम को बदनाम होने देगा। ऐसा लग रहा था कि उसके स्वामी के लिए उसके दिल में वाकई एक खास जगह थी। लेकिन उसका स्वामी कौन था? जादूगरी की शक्ति का उपयोग करते हुए ओलिवर ने बेहोश वेल को सावधानीपूर्वक जमीन से उठाया। जब ओलिवर लोअर सिटी में अपने घर की ओर बढ़ा, जो शहर के केंद्रीय जिले में स्थित था, तो हरी भरी डीपवुड जंगल दूर हो गई। वेल उसके बगल में धीरे धीरे तैर रही थी। अपने मामूली घर में पहुंचकर ओलिवर ने वेल को धीरे से बिस्तर पर लिटाने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग किया। उसकी आंखें उसके सामने बेहोश युवा को देख रही थीं, उनके भीतर चिंता की एक झलक नाच रही थी। शायद ये नियति है जिसने तुम्हारे जैसे युवा और अज्ञानी जादूगर को मेरे पास लाया, उसने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज़ बमुश्किल एक बड़बड़ाहट से ऊपर थी। मेरे घर के दूसरे सदस्य डेस्टिनी वॉकर के रूप में मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा और तब तक तुम्हारी देखभाल करूंगा जब तक तुम खुद इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हो जाते। ओलिवर ने खुद को एक अजीब, उदासीन क्षण में पाया। वह वेल की वर्तमान स्थिति में अपने अतीत का प्रतिबिंब देख सकता था। वह भी वेल की तरह ही था, एक ऐसी दुनिया में अकेला जो उसे न तो समझती थी और न ही स्वीकार करती थी। वह एक अकेला भेड़िया था जो जादू की कला में महारत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह केवल यही कर सकता था क्योंकि वह एक प्रमाणित सामान्य व्यक्ति था। यह एक चुनौतीपूर्ण और कई बार कष्टदायी यात्रा थी। एक से अधिक अवसरों पर उसने हार मानने, अपरिहार्य के सामने आत्मसमर्पण करने पर विचार किया था। उसके परिवार के तिरस्कार और निरंतर उपहास ने उसकी मदद नहीं की। उन्होंने उसे एक असफल, एक बेकार कचरे का टुकड़ा करार दिया जो केवल इसलिए कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास कोई रक्तरेखा नहीं थी और उसके पास केवल एक जादूगर के रूप में कम प्रतिभा थी। गूंजती हुई हंसी, तिरस्कार भरे चेहरे, क्रूर शब्द, ये सभी किसी भी शारीरिक आघात से भी बदतर थे। लेकिन फिर उसका मालिक आया। वह ओलिवर की उदास दुनिया में आशा की किरण की तरह था। जब ओलिवर गिरने और अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार था, तो उसने उसे संभाला, उसे विश्वासघाती रास्ते पर मार्गदर्शन किया और उसे भाग्य के पथिक का रास्ता सिखाया। यह उनके परिवार का आदर्श वाक्य था कि वे अपने हाथों से अपना भाग्य खुद बनाएं। जब वे कहते हैं कि यह नियति है, तो इसका मतलब है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वे चाहते हैं और वे इस उद्देश्य के लिए अपना जीवन त्याग देंगे। उनके गुरु ने जो दया दिखाई, जो विश्वास उन्होंने उन पर रखा और जो ज्ञान उन्होंने दिया, उसने ओलिवर के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। बदले में उन्होंने उससे केवल ये दया किसी और के लिए बढ़ाने के लिए कहा था। और अब अवसर आ गया है। ओलिवर उसी दया को दिखाने के लिए तैयार था जो एक बार उस पर इस युवा जादूगर के लिए दिखाई गई थी। अपने घर के दूसरे सदस्य डेस्टिनी वॉकर के रूप में ओलिवर ने उसे पूर्ण विकसित जादूगर बनने तक समर्थन और मार्गदर्शन देने का वचन दिया। वह वेल को उचित मार्गदर्शन के बिना जादूगरी में महारत हासिल करने के साथ आने वाली परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना नहीं करने देगा। आत्मा शक्ति का अत्यधिक उपयोग शारीरिक और मानसिक थकावट का कारण बन सकता है और गंभीर मामलों में कई दिनों तक बेहोशी की स्थिति भी हो सकती है। हालांकि इस तरह की थकान से उबरने में सहायता करने का एक तरीका था पीड़ित को आत्मा शक्ति का संचार प्रदान करना। ओलिवर जानता था कि आत्मा शक्ति के अत्यधिक उपयोग से होने वाली थकावट से स्वाभाविक रूप से उबरना कितना चुनौतीपूर्ण था क्योंकि वह खुद अतीत में इसी तरह की स्थिति में रहा है। चूंकि उसने वेल के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करने का संकल्प लिया था, इसलिए ओलिवर ने वेल को आत्मा शक्ति का संचार प्रदान करने का निर्णय लिया जो न केवल उसकी थकान को कम करेगा बल्कि उसके ठीक होने की प्रक्रिया को भी तेज करेगा। चलो तुम्हें ठीक कर देते हैं। ओलिवर ने अपना हाथ वेल की छाती के ऊपर रखा। उसकी आंखें एकाग्रता में बंद थीं क्योंकि उसने अपने मन में जादू का उपयोग करके वेल को ठीक करने की एक तस्वीर की कल्पना की थी। परिणामस्वरूप उसकी अपनी आत्मा शक्ति अदृश्य ऊर्जा की एक धारा की तरह वेल में प्रवाहित हुई। गुल्लू गुल्लू। वेल हालांकि बेहोश था, उसने इस ऊर्जा को आसानी से अवशोषित कर लिया। ये सूखे से त्रस्त भूमि की तरह था जो लंबे समय से प्रतीक्षित वर्षा को लालच से भिगो रही थी। जैसे ही ओलिवर ने वेल में आत्मा शक्ति का संचार किया, वेल ने जादू के दुष्प्रभाव के कारण जो पीलापन दिखाया था वह धीरे धीरे कम हो गया और उसकी जगह एक स्वस्थ लालिमा आ गई। सिस्टम अधिसूचना। आत्मा शक्ति के बाहरी संचार के कारण मेजबान की स्थिति स्थिर हो रही है। शारीरिक और मानसिक थकान को दूर किया जा रहा है। अनुमानित रिकवरी समय 8 घंटे। सिस्टम अधिसूचना वेल के सामने आ गई, लेकिन चूंकि वह बेहोश था इसलिए उसने इसे नहीं देखा। ये पर्याप्त होना चाहिए। वेल के रंग में सुधार से संतुष्ट होकर ओलिवर ने अपनी आत्मा शक्ति का प्रवाह बंद कर दिया। अब वेल के होश में आने का इंतजार करना बाकी था। हालांकि जादू का उपयोग करके वेल को ठीक करने के प्रयास ने ओलिवर पर अपना असर दिखाया था, जिससे वह इतना थका हुआ महसूस कर रहा था कि उसके आसपास का माहौल घूमने लगा था जैसे कि वह रोलर कोस्टर पर हो। थकान की भावना उस पर हावी हो रही थी।
इतनी तीव्र भावना के साथ उस पर हमला करते हुए वह अब खुद को सीधा नहीं रख पा रहा था। वह वेल के बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर गिर पड़ा। जैसे ही वह उस पर बैठा, उसकी आंखें बंद हो गईं। अत्यधिक थकावट ने उसे लगभग तुरंत गहरी नींद में धकेल दिया। घंटों बाद वेल को होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और अपने सिस्टम से 2 नोटिफिकेशन देखे। उन्हें पढ़ने के बाद उसने अपने आसपास की चीज़ों को देखा। उसने खुद को एक बड़े, आरामदायक बिस्तर पर किंग साइज बेडरूम में लेटा हुआ पाया। उसे जागते हुए देखकर ओलिवर, जो कुछ समय पहले जागा था, इतनी आलस से झम्हाई ली कि उसने वेल को बधाई देने से पहले अपने खुले मुंह को ढकने की जहमत नहीं उठाई। जीवित दुनिया में आपका स्वागत है। क्या हुआ? मैं बेहोश क्यों हो गया? वेल को पहले से ही जवाब पता था, सिस्टम नोटिफिकेशन की बदौलत जो उसने जागने पर पड़ी थी, लेकिन किसी भी तरह का संदेह पैदा करने से बचने के लिए उसने अनजान बनने का नाटक किया। ओलिवर ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए आह भरी। तुमने अपनी आत्मा शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने के कारण प्रतिकूल परिणाम अनुभव किए हैं। जादू का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, वेल, अन्यथा इसके परिणाम भुगतने होंगे। मैं भविष्य में जादू का प्रयोग करते समय अधिक सतर्क रहूंगा। वेल ने अपनी गलती की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। वास्तव में ये पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी। यह उसका पहला मौका था जब वह जादू का प्रयोग कर रहा था और दुष्प्रभावों से अनजान होने के कारण वह इतना तल्लीन हो गया था कि वह सावधान रहना भूल गया। अगर ओलिवर ने उसे बताया होता कि जादू का अत्यधिक उपयोग करने के दुष्प्रभाव होते हैं, तो वह ऐसा नहीं करता। उसकी बातें सुनकर ओलिवर प्रसन्न हुआ। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और बोला, अच्छा, अब अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मेरे पीछे आओ। अब समय आ गया है कि तुम मुझे जो देना चाहते हो उसे चुका दो। बिना एक और शब्द कहे ओलिवर कमरे से बाहर चला गया। वेल धीरे से बैठा, उसकी मांसपेशियां अचानक हरकत का विरोध कर रही थीं। बेचैनी को एक तरफ धकेलते हुए वह बिस्तर से बाहर निकला और ओलिवर के पीछे चला गया। जल्द ही वे दोनों खुद को ओलिवर के घर के बाड़े वाले पिछवाड़े में पाते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही साधारण था, जिसमें एक पेड़ और लकड़ी और स्टील की तलवारों से भरा एक रैक था। ओलिवर ने रैक से 2 लकड़ी की तलवारें निकाली, एक को पकड़कर दूसरी को वेल की ओर फेंका, जिसने चतुराई से उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। ऊंचे घर से घिरा शांत इलाका जल्द ही एक चहल पहल भरा प्रशिक्षण मैदान बन गया, क्योंकि दोनों एक नकली लड़ाई में लगे हुए थे। उनकी भूमिकाएं बदल गई थीं। वेल अब शिक्षक था और ओलिवर छात्र। हालांकि ओलिवर को जादूगरी के मूल सिद्धांतों की अच्छी समझ थी, लेकिन वेल की तुलना में उसकी तलवारबाजी के कौशल में कमी थी। वह उससे बहुत कुछ सीख सकता था, इसलिए उसे उससे तलवारबाजी सीखना शर्मनाक नहीं लगा। ओलिवर ने हमला किया, उसकी तलवार बहुत तेजी से वेल की ओर मुड़ी। तुम्हारा वार बहुत चौड़ा और पढ़ने योग्य है। इसे आसानी से चकमा दिया जा सकता है और इससे तुम्हारी भुजाएं खुली रह जाती हैं। अपनी तलवार की दिशा से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक कदम उठाकर उसके हमले को रोकने के बाद वेल ने इशारा किया। एक तेज जवाबी हमले के साथ यह प्रदर्शित किया कि ओलिवर चकमा देने में विफल रहा। अपने वार को और भी कड़ा रखने की कोशिश करो, उसने ओलिवर को सलाह दी। ओलिवर ने सिर हिलाया, वेल के निर्देशानुसार अपना रुख समायोजित किया। खनक, उन्होंने फिर से मुकाबला शुरू किया। उनकी तलवारें आपस में टकरा रही थीं और चिंगारी निकल रही थी। इस बार वेल ने ओलिवर के पैरों के काम में एक खामी देखी। तुम्हारे कदम बहुत भारी हैं और तुम्हारी गति बहुत धीमी है, उसने टिप्पणी की। ओलिवर द्वारा घुमाई गई तलवार को चकमा देने के बाद अपनी तलवार से ओलिवर के टखने पर हल्के से टैप किया। अपने पैरों पर हल्का रहना महत्वपूर्ण है। अपनी गलती को एक बार फिर से इस तरह शर्मनाक तरीके से बताए जाने पर ओलिवर थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने वेल की सलाह का पालन किया और अपने पैरों के काम को ठीक वैसे ही समायोजित किया जैसा उसने निर्देश दिया था। परिणामस्वरूप वह वेल के फुर्तीले कदमों की नकल करते हुए अधिक तरलता के साथ आगे बढ़ा। खनक, उनकी तलवारें फिर से टकराईं, शांत यार्ड में टकराव की आवाज़ गूंज उठी। इस बार वेल ने ओलिवर की तलवार चलाने की कला को देखने के लिए एक पल लिया। आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, उन्होंने ओलिवर को सलाह दी, जबकि उन्होंने सर्वोत्तम पकड़ का प्रदर्शन किया, जो मजबूत थी लेकिन अत्यधिक परिश्रम की स्थिति तक नहीं थी। एक मजबूत पकड़ बेहतर नियंत्रण के बराबर नहीं है। ये तुम्हें जल्दी ही थका देगा। मैं समझता हूँ, ओलिवर ने तलवार पर अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला करते हुए कहा। प्रशिक्षण सत्र जारी रहा, जिसमें वेल ने ओलिवर की तलवारबाजी में विभिन्न कमियों को इंगित किया और उन्हें सुधारा। ओलिवर ने वेल की प्रत्येक सलाह को दिल से माना। वेल के मार्गदर्शन में उसने प्रत्येक बीतते क्षण के साथ अपनी तलवारबाजी तकनीक में सुधार किया। वेल के लिए धन्यवाद। ओलिवर ने पाया कि इस एक सत्र में वह महीनों के आत्मा अभ्यास से कहीं अधिक बेहतर हो गया था। वेल द्वारा सुझाए गए सुधार हालांकि व्यक्तिगत रूप से छोटे थे, लेकिन एक साथ मिलकर ओलिवर की तलवारबाजी में महत्वपूर्ण अंतर लाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वेल ने आखिरकार कहा। तलवार को इतनी सटीकता से फेंका कि वह सीधे हथियार रैक में जा गिरी। ओलिवर ने तलवार को नीचे गिरा दिया। हल्के से हाँफते हुए उसने अपने माथे से पसीना पोंछा।
वेल ने प्रसन्न भाव से उसका निरीक्षण किया। तुम मेरी अपेक्षा से अधिक तेजी से प्रगति कर रहे हो। अपनी थकावट के बावजूद ओलिवर के चेहरे पर उपलब्धि की भावना चमक उठी। धन्यवाद, आपके सुझाव वाकई बहुत उपयोगी हैं। मैं कई सालों से अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन मैं कभी भी अपनी तकनीक का विश्लेषण उतनी स्पष्टता से नहीं कर पाया जितना आप करते हैं। वेल ने बस एक अनिर्णित कंधे उचकाए। शायद ये सिर्फ एक अलग नजरिया है। वैसे भी आपको ये समझना चाहिए कि सुधार की कुंजी निरंतरता है। इसलिए इन सुधारे गए आंदोलनों का अभ्यास तब तक करना सुनिश्चित करें जब तक कि वे दूसरी प्रकृति न बन जाएं। मैं करूंगा, ओलिवर ने उसे ईमानदारी से आश्वासन दिया। धन्यवाद, वेल, मैंने आज जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा सीखा है। ठीक है, तो मैं चलता हूं, वेल ने अंधेरा होते हुए कहा। अलविदा, ओलिवर ने उन्हें विदाई देते हुए कहा। वेल ने ओलिवर के घर को छोड़ते हुए महसूस किया कि यह केंद्रीय जिले में स्थित है। ये रहस्योद्घाटन उसे इसलिए हुआ क्योंकि वह सुबह सुबह प्रशिक्षण मैदान में जाते समय इसी घर से गुजरा था, जो केंद्रीय जिले के केंद्र में स्थित था, जहां वह जीता हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम देखने गया था। वेल ने घर के आकार और भव्यता को देखा, ये पहचानते हुए कि केवल धनी व्यक्ति ही ऐसे प्रमुख स्थान पर इतना विशाल निवास खरीद सकते हैं, लेकिन ओलिवर इस प्रकार की संपत्ति रखने के लिए बहुत छोटा था। इस एहसास ने उसे यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया कि ओलिवर एक शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवार से आया था, जो शायद उसकी अपनी पृष्ठभूमि के समान या उससे भी अधिक प्रभावशाली हो। मुझे आश्चर्य है कि उसका उपनाम क्या है, वेल ने सोचा। क्या मुझे अगली बार उससे मिलने पर उससे पूछना चाहिए? उपनामों का बहुत महत्व था क्योंकि इससे व्यक्ति के परिवार और विरासत का पता चलता था। किसी का उपनाम जानना ये जानने के लिए पर्याप्त था कि वह किस परिवार से ताल्लुक़ रखता है। अल्फ्रेड ने एलियाना को देखा, जो निचले शहर की सड़कों पर भटकते हुए थोड़ी खोई हुई दिख रही थी। मिस एलियाना, ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ की तलाश में हैं। शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। उसके पास जाकर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी मदद की। अल्फ्रेड वेल के एलियाना के साथ रिश्ते के बारे में जानता था। वह समझता था कि उसकी मदद करने से अनजाने में वेल को मदद मिलेगी। उसका उद्देश्य वेल के अच्छे पक्ष में आना था, और यह एक उपयुक्त अवसर की तरह लग रहा था। इसके अलावा एलियाना को एक उपयुक्त नौकरी खोजने में मदद करके अल्फ्रेड ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसे समाज में एक स्थिर स्थान मिले। इससे वेल को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा, क्योंकि वेल को एलियाना के कल्याण के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी और वह अपने जादू कौशल को विकसित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगा। यह एक रणनीतिक कदम था जिसका उद्देश्य एलियाना के प्रति दयालुता के माध्यम से वेल के साथ एक लाभकारी गठबंधन स्थापित करना था। मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मैं पेशे से पुजारी हूँ और मुझे ऐसी नौकरी ढूंढनी है जो मेरी विशेषज्ञता के अनुकूल हो, एलियाना ने कबूल किया। उसकी आवाज़ में हताशा का भाव था। अल्फ्रेड ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसे एक बढ़िया विचार सूझा। मुझे पता है कि किस जगह को पुजारी की ज़रूरत है और वह अच्छी रकम देने को तैयार है। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ? एलियाना की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, हाँ कृपया। सिर हिलाते हुए अल्फ्रेड ने इशारा किया, मेरे पीछे आओ। अल्फ्रेड उसे सड़कों पर ले गया, कई चक्कर लगाते हुए जब तक वे एक अलग इमारत में नहीं पहुंच गए। यह एक देहाती क्लिनिक था, न तो बहुत बड़ा और न ही बहुत छोटा। क्लिनिक उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी से बना था और इसलिए इसमें एक आरामदायक आकर्षण था। इसकी बाहरी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, उनकी पत्तियां गोधुली हवा में नाच रही थीं। इसकी छत की टाइलें लाल रंग की थीं और डूबते सूरज के नीचे चमक रही थीं। क्लिनिक का नाम गॉड्स हैंड्स क्लिनिक था, जो प्रवेश द्वार पर लटके लकड़ी के बोर्ड पर सुंदर सुलेख में उकेरा गया था। युवा मास्टर अल्फ्रेड, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्लिनिक के गेट पर मौजूद गार्ड ने अल्फ्रेड को सलाम किया। क्लिनिक को अल्फ्रेड के परिवार मोंटोमोरेंसी द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी। इसलिए क्लिनिक के कर्मचारी अल्फ्रेड की पहचान से अच्छी तरह वाकिफ थे और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा वह हकदार था। कोई भी समझदार व्यक्ति अपने संरक्षक के बेटे को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएगा। मेरा एक दोस्त है जो यहाँ एक हीलर के रूप में काम करने में दिलचस्पी रखता है। कृपया मास्टर हीलर वैलेंटाइन को सूचित करें, अल्फ्रेड ने अनुरोध किया। इससे पहले कि उनका संदेश प्रसारित हो पाता, क्लिनिक के अंदर से एक मधुर आवाज़ आई, मैंने आपकी बात सुन ली है, अल्फ्रेड। अंदर आइए और अपने दोस्त को भी साथ लेकर आइए। अल्फ्रेड एलियाना को क्लिनिक के अंदर ले गए और उनका स्वागत एक युवा महिला ने किया, जो 20 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही थी। वह देखने में एक खिलते हुए फूल की तरह खूबसूरत थी। वह एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता थी, जिसकी एक आंख तारों से जगमगाते आसमान के नीचे खिलते लवेंडर के खेत की तरह चमकीली और बैंगनी थी, और दूसरी आंख, हालांकि उसमें उतनी चमक नहीं थी, लेकिन वह भी उतनी ही आकर्षक थी। उसके लंबे काले बाल थे, रेशम की तरह चिकने और तारों से जगमगाते रात के आसमान की तरह चमकदार, जो उसकी पीठ से कमर तक झरते थे, चांदनी के नीचे नदी की तरह झिलमिलाते हुए उसकी सुंदरता में 10,000 आकर्षण जोड़ते थे।
एलियाना खुद को घूरने से नहीं रोक पाए, महिला की सुंदरता से पूरी तरह से अचंभित, हालांकि वे दोनों एक ही लिंग की थीं। वैलेंटाइन की शानदार विशेषताओं को देखते हुए उसकी आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। अल्फ्रेड भी कुछ समय के लिए उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। हालांकि यह उसका पहली बार नहीं था, लेकिन उसका आकर्षण उसे हमेशा मोहित करता रहा। अपने दिल में वह जानता था कि अगर वह उसकी बड़ी चाची नहीं होती तो वह हठपूर्वक उसका पीछा करता जब तक कि वह उसका दिल नहीं जीत लेता या अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता। सुंदर है न? लेकिन उसकी शक्ल देखकर धोखा मत खाओ। वह दादी बनने लायक बूढ़ी हो गई है, अल्फ्रेड ने एलियाना से फुसफुसाते हुए कहा। उसके होठों पर मुस्कान थी। एलियाना ने अल्फ्रेड को देखा, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई थीं। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, कमरे में हल्की चीख गूंज उठी। वैलेंटाइन ने अल्फ्रेड की टिप्पणी सुन ली थी और वह बहुत खुश नहीं थी। उसने अल्फ्रेड के कान को मजबूती से पकड़ रखा था। उसे खींचते हुए उसने उसे डांटा, अल्फ्रेड, ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां तुम्हें शोभा नहीं देती। थोड़ी शालीनता दिखाओ। ठीक है, महान चाची वैलेंटाइन, मैं गलत था। कृपया मुझे माफ़ कर दो, अल्फ्रेड ने दर्द से कराहते हुए विनती की। दया की उसकी गुहार से संतुष्ट होकर वैलेंटाइन ने उसका कान छोड़ दिया और अपना ध्यान एलियाना की ओर लगाया। क्या ये वही पुजारिन है जिसका तुमने उल्लेख किया था? उसने अल्फ्रेड से पूछा, जिसने जवाब में सिर हिलाया। एलियाना की ओर देखते हुए वैलेंटाइन ने पूछा, तुम इस क्लिनिक में एक उपचारक के रूप में काम करने में क्यों रुचि रखती हो? एलियाना ने जवाब देने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा करने के लिए एक पल लिया। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे पास केवल मेरा विश्वास था। शुक्र है, मुझे एक साथी मिला जो मेरी मदद कर रहा है। लेकिन किसी भी रिश्ते में योगदान देना महत्वपूर्ण है। मैं बोझ नहीं बनना चाहती, बल्कि एक समान, भरोसेमंद व्यक्ति बनना चाहती हूँ। इसलिए मैं यहाँ हूँ, अपनी आजीविका कमाने और अपने दम पर खड़े होने के लिए। वैलेंटाइन ने उसकी स्पष्टवादिता की सराहना करते हुए सिर हिलाया। मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया, लेकिन यहाँ कोई भी काम नहीं कर सकता। तुम्हें पहले अपनी योग्यता साबित करनी होगी। मेरे पास एक मरीज है जो जंगल में शिकार करते समय अपने पैरों में चोट लगा लेता है। अगर तुम उसे ठीक कर सकती हो तो समझो कि तुम्हें काम मिल गया है। मुझे मरीज के पास ले चलो, एलियाना ने अनुरोध किया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। मास्टर हीलर वैलेंटाइन ने आज्ञा मानी और उसे घायल व्यक्ति के पास ले गया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसके पैरों से बहुत खून बह रहा था। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था, जो उसके दर्द का स्पष्ट संकेत था। बिना किसी हिचकिचाहट के एलियाना ने अपने हाथों को उसके घायल पैरों पर रखा, अपनी सांस के नीचे एक मंत्र फुसफुसाया। एक नर्म चमक उसके हाथों को घेर लेती है और पवित्र जादू उसकी हथेलियों से मरीज के घावों में बहने लगता है। जैसे ही जादू उसके शरीर में समाता है, टूटी हुई हड्डियां ठीक हो जाती हैं और खुले घाव उनकी आंखों के सामने बंद हो जाते हैं। मरीज विस्मय से देखता है, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। यह एक चमत्कार है, वह हौंफता है। उसके चेहरे पर जो दर्द एक बार अंकित था, वह राहत में बदल गया। ठीक है, यही हम हील करने में सक्षम हैं, वैलेंटाइन ने आगे कहा। अब उसे अपना आभार दिखाओ, अल्बर्टो। धन्यवाद, युवा मिस्सी। अल्बर्टो ने एलियाना की ओर देखा और अपनी जेब से 10 काले सिक्के निकालते हुए कहा। प्रत्येक सिक्के के आगे 10 सीपी लिखा था और पीछे एक महल की छवि थी। उसने उन्हें एलियाना को भेंट किया। आपका स्वागत है, एलियाना ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, उसकी कृतज्ञता और सिक्के स्वीकार करते हुए। रोगी ने मदद करने से पहले प्रशंसापूर्वक सिर हिलाया। वैलेंटाइन एलियाना की ओर मुड़ा। आप काम पर रखे गए हैं, उसने कहा, और मैं आपकी कमाई से 20% कमीशन लूंगी। ये बहुत महंगा लग सकता है, लेकिन याद रखें, ग्राहक और परिसर मेरे द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ से 2 सिक्के निकाले। एलियाना ने पुष्टि के लिए अल्फ्रेड की ओर देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, वह निचले शहर के सभी क्लिनिकों में से सबसे अच्छा सौदा दे रही है। गहरी सांस लेते हुए एलियाना ने कहा, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मास्टर हीलर वैलेंटाइन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अगर आप चाहें तो आज काम शुरू कर सकते हैं। हम अंधेरा होने के 2 घंटे बाद लगभग 8 बजे बंद हो जाते हैं। एलियाना ने सहमति जताते हुए कहा, मैं काम करूंगी। उसका दिमाग आगे की योजना बनाने लगा। वह आज मरीजों का इलाज करके अच्छी खासी रकम कमाना चाहती थी ताकि वेल को एक शानदार डिनर पर ले जा सके। उस दिन बाद में वेल ने खुद को प्रेतवादित घर के सामने खड़ा पाया। इस दुनिया के 2 चांद ऊपर दिखाई दिए थे, जो नीचे की दुनिया पर अपनी रोशनी डाल रहे थे। एक गहरा लाल रंग का था, दूसरा झिलमिलाता चांदी का। उनकी संयुक्त चमक ने आकाश को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले तमाशे में बदल दिया, जिसने रात को खून और चांदनी के रंगों से रंग दिया। वेल ने घर की चाबी पहले एलियाना को दे दी थी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि वह प्रेतवादित घर में प्रवेश करने के लिए उसके घर आने का इंतजार करेगा। उसने चारों ओर नज़र घुमाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई नज़र न आए, फिर अपनी उंगली को चाबी के छेद के पास लाया।
उसकी उंगली की नोक से खून की धारें बाहर निकलने लगी, एक अजीब तरलता के साथ। वे चाबी के छेद में चले गए, जमने से पहले उसे भर दिया, एक चाबी का आकार ले लिया जो बिल्कुल फिट बैठती थी। उसकी अस्थायी चाबी को घुमाने के साथ दरवाज़ा खुलने की संतोषजनक क्लिक खामोश रात में गूंज उठी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन पाया कि प्रवेश द्वार पर एलियाना के जूते और दरवाजे पर उसका ताबीज़ लटका हुआ था। उसे यह समझने में एक पल लगा, एलियाना घर आ चुकी थी। उसे एहसास की एक लहर महसूस हुई, दरवाज़ा खोलने में उसने जो भी मेहनत की थी वह बेकार होती अगर उसने बस खटखटाया होता और पूछा होता कि घर पर कोई है या नहीं। उसके चेहरे पर हंसी आ गई और उसने अपना सिर हिलाया और खुद से सोचा, मैं मूर्ख हूँ। घर में कदम रखते ही वेल ने आवाज़ लगाई, एलियाना, मैं वापस आ गई हूँ। रसोई से बाहर निकली और उसे एक प्यारी सी आवाज़ में बधाई दी, घर में स्वागत है प्रिय। वेल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसके स्नेह भरे शब्द से चौंक गया। वे कभी दोस्त थे और वह उसे भाई वेल कहती थी। जैसे जैसे वे प्रेमी बने उसने उसका दिया हुआ नाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन अब प्रिय कहलाना नया था और यह कुछ अजीब लग रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह इस पर विचार कर पाता, एक धातु जैसी गंध उसके नथुने में घुस गई। ये गंध अप्रिय और अजीब तरह से तीखी थी जो उसके आसपास की हवा में फैल गई। ये भयानक गंध रसोई से आ रही थी, जहां से एलियाना एक अजीब धुन गुनगुनाते हुए निकली थी। तुम क्या पका रही हो? वेल ने रसोई की ओर सावधानी से देखते हुए पूछा। मैंने हमारे लिए डिनर बना लिया है, एलियाना ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया और उसे एक बड़ी मुस्कान के साथ अंदर आमंत्रित किया। स्वीकृति की एक झलक के साथ वेल उत्सुकता से रसोई की ओर चला गया। स्टोव पर एक बर्तन रखा था जो उबल रहा था और एक अप्रिय गंध छोड़ रहा था। इसके अंदर ऐसा क्या हो सकता है जिसकी गंध इतनी भयानक हो? जैसे ही वह जांच करने के लिए आगे बढ़ा, एलियाना ने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं और उसे खाने की मेज की ओर ले गई। आराम करो, मैं तुम्हें परोसूंगी, उसने कहा, उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। वेल ने महसूस किया कि उसकी भौहें ऊपर उठ रही थीं। अचानक ये बदलाव क्यों? मैं तुम्हें लाड़ प्यार करने के मूड में हूँ, उसने हल्के से उत्तर दिया, उसकी आंखें चमक रही थीं। वेल को यकीन नहीं था कि क्या सोचना चाहिए, उसे लाड़ प्यार करना चाहिए या उसे जहर देना चाहिए। भोजन की गंध अभी भी हवा में बनी हुई थी, जिससे उसे सवाल हो रहा था कि क्या इसे भोजन के रूप में वर्गीकृत भी किया जा सकता है। क्या वह अपने विचित्र खाना पकाने के प्रयोग से उसे मारने की कोशिश कर रही थी? वह क्या करने जा रही थी? एलियाना बर्तन से एक करचूल भरकर एक प्लेट में भरकर वेल के सामने रख दिया। फिर वह खुद टेबल पर बैठ गई, उसके सामने बैठ गई। क्या बकवास है? जब वेल ने नीचे देखा तो उसकी नज़र लाल सूप से भरी प्लेट पर पड़ी, जिसमें आधा सड़ता हुआ सिर था जो किसी इंसान का लग रहा था। उसकी आंखों के गड्ढे खाली थे, लेकिन वह देख सकता था कि आंखें कहाँ थीं। आंखें लाल साबुन में तैर रही थीं, जिसकी गंध खून की तरह थी और आंशिक रूप से सड़ चुके सिर से एक जीभ विचित्र रूप से बाहर निकली हुई थी। क्या स्वादिष्ट भोजन है! अगर उसे ऐसा भोजन परोसा जाता तो कोई शैतान भी यही कहता। अपनी भावनात्मक दुर्बलता और असंवेदनशील विशेषताओं को देखते हुए वेल को एक सामान्य व्यक्ति की तरह कोई डर या घृणा महसूस नहीं हुई। हालांकि उसे स्थिति बल्कि पेचीदा और बेतुकी लगी। उसने अपने कंधे पर नजर डाली। ताबीज अभी भी दरवाजे पर लटका हुआ था। इसका उद्देश्य बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकना और उन लोगों को कमजोर करना था जो पहले से ही घर के अंदर थे, लेकिन जो कुछ वह अनुभव कर रहा था उससे कुछ और ही संकेत मिल रहा था। क्या ताबीज काम नहीं कर रहा था, या यह असली नहीं था? उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे यह जांचने के लिए कहा कि यह वास्तव में क्या है, और इसलिए इसे देखते हुए उसने डिटेक्ट का प्रयोग किया। सिस्टम अधिसूचना, निम्न स्तरीय भ्रम का पता चला। वेल की आंखें सिकुड़ गईं। उसे इस जगह पर भूत प्रेत ने धोखा दिया था। अब सवाल ये था, क्या ये प्राणी उसे मोक्ष दिलाने के लिए एलियाना के रूप में प्रस्तुत हुआ था या एलियाना उसके वश में थी? यदि यह पहला था तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के इससे निपट सकता था, इसे सूअर की तरह काट सकता था, लेकिन यदि ये दूसरा था तो ये थोड़ा अधिक जटिल हो सकता था। आखिरकार वह शैतान को खत्म करने की प्रक्रिया में एलियाना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अपने संदेह की पुष्टि करने का समय आ गया था। उसने अपने सामने बैठी आकृति पर डिटेक्ट का प्रयोग किया। सिस्टम स्क्रीन, प्रजाति निम्न स्तरीय दुष्ट शैतान, नाम शाक्सिल, कौशल भ्रम, लुप्त होना। सिस्टम ने वेल को यह भी बताया कि शैतान शाक्सिल व्यक्ति के डर से पलता है। जितना अधिक कोई भयभीत होता है वह उतना ही मजबूत होता जाता है। इसने कई लोगों के डर से पला बढ़ा है, समय के साथ मजबूत होता जा रहा है और अब ये किसी व्यक्ति को मारने में भी सक्षम है। अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हुए भी वेल ने अनजान बनने का फैसला किया। यह क्या है? उसने शाक्सिल से पूछा, उसके सामने रखे घिनौने भोजन की ओर इशारा करते हुए। शाक्सिल, जो अभी भी एलियाना का मुखौटा पहने हुए था, ने गुस्से से जवाब दिया, ये वह रात का खाना है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है।
ये तुम्हें पसंद क्यों नहीं आया? प्राणी से निकलने वाली शत्रुतापूर्ण ऊर्जा आसन्न खतरे का संकेत देती थी। जरा सी चूक और वेल प्राणी के क्रोध का शिकार हो सकता था। हालांकि वेल ने बेपरवाही से जवाब दिया, खाने के मामले में मुझे कोई पसंद या नापसंद नहीं है। जब तक उसमें पोषण संबंधी गुण हैं और वह मुझे सामान्य रूप से काम करने में मदद कर सकता है, तब तक वह काफ़ी अच्छा है। हालांकि मैं कुत्ते का खाना खाने से इनकार करता हूं जो मुझे मेरी संपत्ति के रूप में खुद को छिपाने वाली कुतिया द्वारा परोसा जाता है। शेक्सिल का गुस्सा भड़क उठा। तुमने मुझे क्या कहा? वेल ने उस प्राणी को चिढ़ाने वाली नज़र से देखा।